पॉलिटिकल गेन के लिए, अगर क्या बीजेपी पॉलिटिकल गेन के लिए प्रोफेसर रागी इसे ला रही है? सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 की बड़ी इलेक्टोरल विन के बाद उन्होंने 370 का फैसला लिया था, उस चुनाव से पहले नहीं। देखिए सुचरिता, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी संसद ने इस कानून को बनाया। हाँ। कानून बनाने के बाद उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसे लागू किया जाए। उसके डिटेल्स निटी ग्रिटी जो है वो तैयार होने में समय लगे, क्योंकि सरकार से बार बार पूछा भी जा रहा था, कोविड की वजह से भी देरी हुई, बार बार पूछा भी जा रहा था कि आप कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, आपने पॉलिटिकल रीजन से। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल रीजन नहीं था। सवाल बहुत सिंपल था कि जो माइनॉरिटीज प्रोसिक्यूट हो रहे हैं उनको शरण देने के लिए भारत, चूंकि हमेशा से आप देखेंगे कि आज से नहीं, ज्यूज जब प्रोसिक्यूट पूरी दुनिया में हो रहे थे, उनको शरण देने का काम सिर्फ भारत। और यही कारण है कि जब आप इजराइल में जाएंगे, एक बार आपने कह दिया कि मैं भारतीय हूं, तो फिर आपको दिखेगा कि वो किस प्रकार से। प्रोफेसर आगे एक बात बड़ी सिंपल है, एक बात बड़ी सीधी है। देखिए, राजनीति तब होगी जब, जैसा कि कादरी जी ने कहा है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का इससे कोई अहित नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, कितने लोग प्रोसिक्यूटेड होकर के वहां से आएंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कौन सा राजनीतिक बेनिफिट मिलेगा? राजनीतिक बेनिफिट तब मिल सकता है जब यहाँ के मुसलमान इसको इस्लाम के नाम पर मुद्दा बनाने की कोशिश, बेवजह करने की कोशिश तो करें। पॉलिटिसाइज, देखिए वो क्या कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं पॉलिटिसाइज करने का अपना एक एजेंडा है। जो लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उनका एजेंडा है, क्योंकि वो इसे एंटी बीजेपी के रूप में प्रोपोगेट कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी भारतीय मुसलमानों के साथ गलत कर रही, जबकि आपके बगल में बैठे कादरी साहब ने कह दिया कि ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है इसका। प्रेम कुमार जी, मुझे पूरी बात बोलने देंगे, तब अधूरे बोलेंगे तो ये अनक्लियर रह जाएगा। बहुत संक्षेप में ही बोलता हूँ, हमेशा अभी भी बोलता हूँ। देखिए, जब ये सीए आता है, ठीक सही कहा संगीत रागी जी ने कि एक्शन के बदले जब रिएक्शन होगा तो उससे पॉलिटिकल फायदा होगा, और वो रिएक्शन होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूं कि जी सीए में आप कह रही ना कि उसमें अल्पसंख्यक लिखा है और कोई धर्म का नाम नहीं लिखा है। लिखा है, सारे धर्मों का नाम लिखा है, सिर्फ इस्लाम नहीं लिखा है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज है ना सर। बात तो माइनॉरिटीज, मैंने आपने कहा उसका क्लैरिटी, मैं भी उसकी क्लैरिटी दे रही हूँ, क्योंकि आपने कहा इस्लाम नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ बोलूंगी नहीं, आप कंप्लीट कर लिए, मैं बस एक लाइन ऐड कर रही हूँ। भारत की माइनॉरिटीज कौन है अगर पूछा जाएगा तो उसमें आप हिंदू नहीं लिख पाएंगे ना, उसी तरह से वहाँ इस्लाम नहीं लिखा है। आगे बढ़िए। तो उसमें इस्लाम नहीं लिखा है। तो अब क्या है, हिंदुस्तान के संविधान में किसी एक धर्म को छोड़ करके क्या बाकी सबको अडॉप्ट किया जा सकता है, ये संविधान विरोधी है। एक बात, दूसरी लिखा हुआ है, बोल देने दीजिए प्लीज, 1-2 लाइन और है। दूसरा है कि जैसे ये एनआरसी के साथ जुड़ता है, ठीक है, एनआरसी के साथ ही फिर अपने आप को हिंदू, सिख, बौद्ध किसी को भी ये साबित नहीं करना पड़ेगा, दस्तावेज देना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि उसी इस्लाम, चूंकि इस्लाम का जिक्र नहीं है उसमें, तो एनआरसी में वो अगर मुसलमान है तो उसको कागज दे के बताना पड़ेगा कि हम इस देश के मुसलमान हैं। तब ये दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान पीड़ित हो जाता है। इस सीएए प्लस एनआरसी से हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों कागज देगा, ये सवाल है। और कागज देगा तो सिर्फ मुसलमान क्यों देगा, ये सवाल। अच्छा एक मिनट, कागज देगा, अब आप एनआरसी पर आ गए, मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ प्रेम कुमार जी, नहीं, एक चीज बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूँ। आप यहाँ पर बैठकर इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल गेन की वजह से हो रहा है या फिर हिंदुस्तानी मुसलमान के खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आता, आपके बगल में बैठकर एक भारतीय मुसलमान कह रहा है ये कि हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रेम कुमार जी जो कि भारतीय मुसलमान नहीं है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुझे दोनों समझ नहीं आता। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट एनआरसी पर कहा, तो आप एनआरसी पर आ रहे हैं ना, डिफरेंस नहीं, दोनों को आप दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। एक मिनट, मैं सीए की बात कर रही हूँ अभी, और मैं यूसीसी की भी बात करूंगी। मैं सीए की बात कर रही हूँ, सीए में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात,
जो हमारे प्रेम कुमार जी ने कहा कि जब एनआरसी होगा तो उस वक्त केवल मुसलमान से पर्चा नहीं पूछना चाहिए, ये भी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि भाई अगर पर्चा पूछा जाएगा तो हर धर्म हर समुदाय से पूछा जाएगा, ना कि सिर्फ मुसलमान। हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, ये बात को क्लियर होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, जो ये बात कही जा रही है कि पर्चा सिर्फ मुसलमान को क्यों दिखाना होगा, पर्चा हम नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, वो लाइन कितनी ज्यादा वायरल हुई थी आप जानते हैं, आज मतलब आज तक लोग बात करते हैं। लेकिन सीधी बात ये है कि यहाँ इस अगर ये एक मुहिम थी ये भी लेकिन गलत को है लेकर, हाँ ये गलत है, ये गलत है, मैं मानती हूँ प्रोफेसर साहब, गलत है, सबको दिखाना पड़ेगा, एग्जैक्टली। एक बार हर्षवर्धन जी को जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये जो बात बार बार प्रोपोगेट की जा रही है, मुझे लगता है इससे, जैसा प्रोफेसर रागी ने कहा, पॉलिटिकल गेन बीजेपी को कितना हम नहीं जानते हैं इन टर्म्स ऑफ वोटर, लेकिन बाकियों को फायदा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा उछाला जा रहा है। नहीं सुचेता जी, मुझे लगता है कि ये जो कुछ किया जा रहा है इससे देश को नुकसान है और ये देशद्रोही हरकत है। जो भी अगर देश के किसी कानून के खिलाफ इस तरह की बात करता है, आप किसी कानून का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी कानून को आप बेवजह किसी धर्म के साथ जोड़कर जब जहर फैलाते हैं, और मैं आपको याद दिलाता हूं के मोहम्मद साहब की बात। देखिए जैसे कादरी जी कह रहे हैं ना, किसी को भी देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप ही ये देशद्रोही बताएंगे हम लोग को बैठ करके। एक सेकंड सरकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा आप एक मिनट देशद्रोही है, कोई सवाल उठा रहा है? आपकी देशभक्ति में कौन सवाल उठा रहा है सर? कोई ये कैसे कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के बारे में कोई अपनी राय रख रहा है तो देशद्रोही हो? अरे भाई आप हर कोई अपनी राय, सर्टिफिकेट देंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है भाई, किसी को सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा। हर्षवर्धन जी बात कंप्लीट करिए। ये नहीं कहा कि कोई सवाल उठाता है। देखिए यही कम्युनिस्टों का सारा संकट यही है कि अब उनके फ्रॉड नैरेटिव में कोई फंसता नहीं। मैंने कहा जब आप किसी कानून को किसी धर्म से जोड़कर जहर फैलाते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अब जहर जब आपने बोल ही दिया तो फिर देशद्रोही क्या? आप जहर फैला रहे हैं क्या? दुश्मन होगा जो जहर फैलाए। नहीं तो आप जहर तो देशद्रोही नहीं आप फैला तय रहे हैं करेंगे ना। क्या? देशद्रोही आप तय करेंगे क्या? अरे भाई वो व्याख्या कर रहे हैं, वो विश्लेषण कर रहे हैं, उनको विश्लेषण करने दीजिए। विश्लेषण है, विश्लेषण ही और क्या है? देशद्रोही बोलना ये विश्लेषण है क्या? अरे भाई वो आपको नहीं कह रहे हैं, आपने अपने ऊपर तीर को क्यों ले लिया? आप उड़ते हुए तीर को अपने ऊपर क्यों ले लिया? उनको बोलने तो दीजिए। प्रेम कुमार जी, मैं बस ये कह रही हूँ आपको या मैं हर्षवर्धन जी को, आप सब मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं, इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। एक एक करके बात करते हैं, आपको उनसे जो आपत्ति है एक एक चुन चुन कर हिसाब ले कर लीजिएगा। मैं आपको समय दूंगी, पहले हर्षवर्धन जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि उनको समय दूंगी आपको नहीं दूंगी। बोलिए हर्षवर्धन जी। तुषारता, मैं अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। के मोहम्मद और इकबाल अंसारी राम मंदिर से खुश हैं। उन्होंने जो कुछ करना था, एक के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर तक पहुंचे, आर्कियोलॉजी में उन्होंने बहुत कुछ किया, बीबी लाल के साथ खुदाई में रहे, वो अपना काम किया और उन्होंने जो कुछ था वो कहा। हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी बाबरी के पैरोकार रहे, लड़ाई लड़ते रहे, आज न्यायालय से हो गया, आज वो फूल बरसा रहे, आज राम उनको भी लग रहा है कि हमारे पूर्वज हैं। लेकिन क्या जो बात के मोहम्मद साहब ने कही कि इस देश के फ्रॉड कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने और कुछ इस्लामिस्टों ने जिस तरह से इस देश के मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए जहर भरा, वो खतरनाक है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, संविधान निर्माताओं ने बार बार इस खतरे पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? और अगर कोई इस देश में कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलने बैठे हैं, इस्लामिस्टों के खिलाफ बोलने बैठे हैं, वो देश बोलने कैसे